नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज शुरुआत करेंगे एक कहानी से। यह कहानी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है रैग्स टू रिचेस की है, यानी कि फर्श से अर्श तक की एक इंसान की कहानी। यह कहानी है एक जूस वाले की। जूस का धंधा, जूस बेचने का। अब आप सोचिए, एक जूस वाला जो है वो जूस बेच रहा है, ठीक है, उससे कमाई भी होती है। लेकिन क्या इतनी कमाई हो जाती है धंधा बदल लेने से कि आप एक ऐप लॉन्च कर दें? ऐप लॉन्च करने के बाद आप उसमें खूब इतना पैसा कमा लें कि आप विदेश जा करके सितारों को पैसा देने लगें, फिर फंक्शन कराने लगें, करोड़ों करोड़ रुपए के आप फंक्शन करा लें और खूब नोट उड़ाएं। कुछ इसी तरीके का एक फर्जीवाड़ा है जिसकी जांच अब प्रवर्तन निदेशालय ने करनी शुरू कर दी। महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की लगातार कार्रवाई जारी। ईडी अब तक अलग अलग प्रदेशों में करीब 50 करोड़ की संपत्ति अटैच कर चुकी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बॉलीवुड सितारे रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर और कपिल शर्मा समेत कई सुपरस्टार्स को समन भेजा है और समन भेजकर पक्ष रखने को कहा है। कैसे फंसे ये बॉलीवुड स्टार और क्या है महादेव सट्टा गेमिंग ऐप? हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट। ये छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस की एक दुकान है। आज से 4 साल पहले इसी जगह पर सौरभ चंद्राकर की जूस की दुकान होती थी और ये वो बिल्डिंग है जिसके एक फ्लैट में रवि उप्पल रहता था, जो कि पेशे से इंजीनियर था और एक टायर की दुकान भी चलाता था। आज दोनों ऑनलाइन सट्टे की दुनिया के किंग बन गए, जिन्हें ईडी ढूंढ रही है। और इन दोनों के चक्कर में बड़े बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा को भी ईडी ने अपने लपेटे में ले लिया है। इन जैसे कई स्टार्स ने भारत में बैन महादेव सट्टा गेमिंग ऐप के लिए प्रचार किया और उसके एवज में करोड़ों रुपए लिए। जांच एजेंसी ने हुमा कुरैशी और हिना खान को ऐप के कथित प्रचार के लिए और कपिल शर्मा को पिछले सितंबर में दुबई में महादेव बुक ऐप की सक्सेस पार्टी में भाग लेने की वजह से तलब किया है। कहा जा रहा है कि महादेव सट्टा गेमिंग ऐप के जरिए हजारों करोड़ रुपए के काले धन को सफेद किया गया और हजारों करोड़ टैक्स की चोरी की गई। छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप की शुरुआत भिलाई से की, जिसका साम्राज्य आज दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। ईडी की कार्रवाई में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और बॉलीवुड की कई हस्तियां जद में आ चुकी हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है महादेव गेमिंग सट्टा ऐप का घोटाला। महादेव ऑनलाइन बुक ऐप भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ जैसी गतिविधियों को चलाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इंतजाम करता है। महादेव गेमिंग ऐप कई लाइव गेम्स जैसे क्रिकेट, पोकर, बैडमिंटन, टेनिस आदि के लिए भी ऑनलाइन सट्टे प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करवाता है। इस ऐप के जरिए चुनावों में कौन जीतेगा उस पर भी सट्टा लगाया जा रहा है। ऑनलाइन सट्टे के जरिए एजेंट और मालिक हर रोज 200 करोड़ रुपए का मुनाफा भी कमा रहे थे। महादेव ऑनलाइन बुक ऐप पर यूजर आईडी बनाकर एंट्री मिलती है। इस पर बेनामी बैंक खातों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। यूजर्स को बेनामी अकाउंट में पैसा जमा करना होता है। ईडी के मुताबिक 5000 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग इस ऐप के जरिए हुई है। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दोनों दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं। ये बेटिंग रैकेट चलाते थे और सट्टा में जो पैसे जीतते थे लोग, उन्हें ये पैसा पेमेंट करते थे फर्जी अकाउंट से। किसी रिक्शे वाले का अकाउंट खोल लिया, उससे पैसे दिए, अपनी कमीशन काटी और फिर उन्हें यूएसडीएन में कन्वर्ट करके विदेशों में पार्क कर लेते थे। कमीशन 80% तक का ये लोग ले रहे हैं और इनके दूसरे धंधे भी चल रहे हैं और जल्द इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू किया जा सकता है। इसी साल फरवरी में चंद्राकर ने
अपनी आलिशान शादी पर 350 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसमें कई बॉलीवुड सितारे भी परफॉर्म करने गए थे। जुल्फिकार के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कैसे इतना बड़ा सिंडिकेट खड़ा हो जाता है, हजारों करोड़ की ठगी होती है, सितारों को नोटिस देना पड़ता है, इस सब के बारे में हमने बात की कुछ एक्सपर्ट से। पहले सुनते हैं कि विक्रम सिंह जी का क्या कहना है। देश में इतना बड़ा घोटाला और इतना बड़ा वित्तीय अनियमितता बहुत कम देखने को मिलती है। महादेव ऐप के नाम से एक नाजायज ऐप तैयार किया गया। इस ऐप को चलाने वाले जो प्रायोजक हैं उनके नाम है सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, जो छत्तीसगढ़ भिलाई के रहने वाले हैं। और ये भिलाई से चल करके ये यूएई पहुंचे, जिसका संचालन इस महादेव ऐप का ये यूएई से करते हैं, क्योंकि जो इनका सट्टा, जुआ, गैम्बलिंग वो भारत में पूरी तरीके से नाजायज है। तो इन्होंने अपना अड्डा यूएई बनाया। लोगों को वर्गलाने के लिए इन्होंने बहुत एक सोची समझी षड्यंत्रकारी आपराधिक नीति तैयार की कि व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये एडवर्टाइजमेंट देते थे और ये भी कहते थे जो हमारे ऐप को डाउनलोड करेगा, संपर्क करेगा तो 5,000 रुपए उसको हम बोनस देंगे, सिर्फ डाउनलोड करने का और इस्तेमाल करने का। उसके बाद इनके जो खेल थे वो क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, पोकर, तीन पत्ती, और पहले एक दो गेम भले ही यूजर जीत जाए लेकिन बाद में सारी उसकी प्रोग्रामिंग खेल की ऐसी होती थी कि आदमी हारता चला जाता था और इस कदर हारता था कि तबाह हो जाता था। कई घर तबाह हो गए, आत्महत्याएं हो गई। रणबीर कपूर जो कि प्रसिद्ध एक्टर है वो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने और इन्होंने इस ऐप को प्रमोट किया, जो कि बिल्कुल गलत था। ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वो लोग हैं जिनका समाज में एक पकड़ है, बिना सोचे समझे, बिना कानून की परिधि को समझे हुए एक ऐसे नाजायज ऐप का, रणबीर कपूर ऐसे एक्टर का ये एक बहुत ही गलत संदेश दिया और बड़ी संख्या में युवा उनके झांसे में आ गए और उन्होंने इस ऐप का प्रयोग करना शुरू कर दिया। किसी भी जो प्रमोटर हैं या जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, पहले देख लेना चाहिए कि उनकी गतिविधियां जायज है कि नाजायज, और अगर नाजायज है तो उससे किनारा कर लेना चाहिए। ये जो भी नाजायज भुगतान हुआ है, क्योंकि 200 करोड़ का भुगतान सिर्फ इन्हीं एक्टर्स को दिया गया है जो कि शादी में गए थे गाना बजाना, नाच गाना करने के लिए। रणबीर कपूर को भी दिया है। जाहिर है ये उम्मीद की जाती है कि उन्होंने सारे भुगतान चेक, ड्राफ्ट और आरटीजीएस से किए होंगे, क्योंकि नहीं किए हैं तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ जाता है, जिसमें बेसिक धन 1 करोड़ है। और अगर इन्होंने ये बहुत भयावह त्रुटि की होगी तो इनके और इनके करियर के लिए ये अच्छा नहीं होगा। ईडी के पास पूरा फाइनेंशियल ट्रेल है, क्योंकि ईडी ने न केवल जो 417 करोड़ की बरामदगी और उनकी संपत्ति चिन्हित की है, बल्कि जो महत्वपूर्ण भिलाई में जो पॉलिटिकल एडवाइजर टू सीएम छत्तीसगढ़ है और 2 अन्य ओएसडी, उनके यहां भी छापे पड़े हैं। तो इसके मद्देनजर ब्रांड एम्बेसडर और एक्टर्स को सोचना चाहिए कि केवल कानूनी चीजों के बारे में ब्रांड एम्बेसडर और प्रमोशन के कार्यक्रम करें, नाजायज काम के लिए, आपराधिक गतिविधियों के लिए उसके ब्रांड एम्बेसडर न बने, वरना उसके बड़े भयावह परिणाम आप और आपके करियर और आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर पड़ सकते हैं। इसमें अगर आप गौर से देखें तो कुछ सेलिब्रिटीज ने शादी अटेंड की है और कुछ सेलिब्रिटीज ने इनके बिजनेस को प्रमोट किया है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो मैं दोनों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहली बात तो अगर सेलिब्रिटीज ने, किसी भी सेलिब्रिटी ने अगर कोई शादी अटेंड की है और वो शादी अटेंड करने का उन्होंने कोई अगर पेमेंट लिया भी है, तो किसी भी तरीके से किसी की शादी अटेंड करना और अगर उसके लिए कोई पैसा भी लिया गया है, वो टेंटेड मनी और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में लपेटे में लेना कोई सेलिब्रिटी को कि आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम लिया है तो यू हैव पार्टिसिपेटेड इन अ क्राइम, वो नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, 3 एक्ट है जो ईडी जिसके हिसाब से वो आगे बढ़ता है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो उसमें से एक इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो लोग तहकीकात करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई सेलिब्रिटी ने बाकायदा चेक से पैसा लिया है और कोई हवाला ट्रांजैक्शन नहीं है, उसमें चेक से पेमेंट लिया है और कोई एग्रीमेंट भी बनाया है कि भाई आपकी शादी में अटेंड करेंगे और आपकी शादी में हम इतना देर रहेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, तो कोई क्राइम नहीं है, इसमें कोई क्राइम नहीं है। एट द मोस्ट क्या हो सकता है
ईडी उनको बोलेगा कि ये पैसा टेंटेड मनी है, आपको पता नहीं था, आप ये पैसे लौटा दो बिकॉज ये पब्लिक मनी है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा कि जो पैसा कोई सेलिब्रिटी ने लिया था अटेंड करने का वो उनको लौटाने के लिए बोला जाएगा, मगर कोई क्राइम में पार्टिसिपेशन नहीं होगा। मगर दूसरा जो पहलू है कि कोई कंपनी को प्रमोट करना और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वो सेलिब्रिटी को मिलता है, जो मतलब अब सेलिब्रिटी को तो जाहिर सी बात है उनको नहीं पता कि कंपनी का बिजनेस क्या है और जो वो प्रमोट कर रहे हैं वो लीगल है कि इलीगल है। तो उसमें भी जो सेकंड पार्ट है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अभी इसमें भी दो आर्ग्यूमेंट होता है कि अभी कोई भी कंपनी का बिजनेस लेजिटिमेट है कि इलेजिटिमेट है, जायज है नाजायज है, ये गवर्नमेंट को खुद ही अपने वेबसाइट पे डालना चाहिए ताकि एक आदमी पब्लिक डोमेन में चेक कर ले। क्योंकि किसी का भी बिजनेस किस हद तक जायज है और किस हद तक नाजायज है, इलेजिटिमेट है या इलीगल है, कोई भी आम आदमी को नहीं पता चलेगा। तो कोई भी सेलिब्रिटी को अगर कोई बोलता है कि बिजनेस प्रमोट करे तो देयर इज नो वे टू फाइंड आउट कि जो वो प्रमोट कर रहे हैं कंपनी को, क्या वो कंपनी लीगल बिजनेस कर रही है या इलीगल बिजनेस कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी सेलिब्रिटी को टू होल्ड द सेलिब्रिटी लायबल फॉर प्रमोटिंग अ बिजनेस of a company where the company has not been listed or blacklisted on any of the websites, law enforcement agency के वेबसाइट पे या गवर्नमेंट वेबसाइट पे, तो उनका उस हद तक मतलब पार्टिसिपेशन बिल्कुल जीरो के बल पर जीरो है। मगर मैं इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा कि क्योंकि एट द फेस ऑफ इट प्रमोशन ऑफ एनी काइंड ऑफ बेटिंग मे एंड मे नॉट बी लीगल। ऐसे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई स्टेट्स में तो बिल्कुल इलीगल है, कोई स्टेट्स में अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल अगर आप कोई भी बेटिंग करते हैं तो अलाउड भी है। इंडिया के कोई स्टेट्स में अलाउड है, कोई स्टेट्स में नहीं भी अलाउड है। जैसे गोवा में बेटिंग बिल्कुल अलाउड है, गोवा में तो बाकायदा गैमलिंग भी अलाउड है, और आंध्र प्रदेश में नहीं अलाउड है। तो ऐसे सूरत में सिचुएशन विल बी डिबेटेबल, बट ऑल इन ऑल इसमें सेलिब्रिटीज का रोल दिखाना, अब हालांकि बर्डन ऑफ प्रूफ वुड बी ऑन द सेलिब्रिटी, बट आई डोंट सी दैट दे विल बी पुल्ड अप फॉर एनीथिंग, फॉर हैविंग कमिटेड एनीथिंग विथ फुल नॉलेज। वो दिखाना थोड़ा भारी पड़ेगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को। आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। हालत यह है कि जिन स्टूडेंट्स को अब तक डिग्री मिल जानी चाहिए थी, वो पहले साल की परीक्षा का ही इंतजार कर रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में जब इन कागजी कॉलेजों में, आप समझ रहे हैं, मतलब ये कॉलेज हैं जो कि पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं, असलियत में है ही नहीं, इन कागजी कॉलेजों से बेड अस्पताल मांगे गए तो 34 कॉलेजों ने खुद कहा कि उनकी मान्यता निरस्त कर दी जाए। सबसे पहले ग्वालियर में 70 बंद हुए जो अपात्र थे। सवाल यह है कि कॉलेज बनने के बाद स्थानीय शासन और प्रशासन से लेकर नर्सिंग काउंसिल निरीक्षण कराता रहा और उनका काम है कराना, तो ये सारी चीजें उस समय प्रशासन क्यों नहीं कर रही? सबको सत्यापित करती है ये जो लोकल एजेंसी हैं वो, फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी में आवेदन करते हैं, फिर वहां से मान्यता मिलती है। ऐसे में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नाक के नीचे से हुआ और आपको पता ही नहीं चला मध्य प्रदेश में। और इसके साथ साथ आप सोचिए कितने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और ये जो बच्चे अगर फर्जी सर्टिफिकेट पा भी जाएंगे तो फिर क्या आप ऐसे लोगों से इलाज करवाएंगे? हमारे साथी अनुराग द्वारी की ये पड़ताल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए एक रास्ता दाता कॉलोनी की तरफ मुड़ता है। थोड़ी दूर पक्की सड़क, फिर थोड़ी धूल के साथ आप आगे बढ़ेंगे, 3 मंजिला एक अपार्टमेंट दिखेगा। पहले माले पर कुछ लोग रहते हैं, दूसरे पर लिखा है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। ये कॉलेज कथित तौर पर पूर्व निदेशक चिकित्सा शिक्षा NM श्रीवास्तव और उनके परिजनों के नाम पर है। 3 कमरे हैं। 2015-16 से इसका सेशन है। आप कॉलेज का बोर्ड देख सकते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं अपने कैमरा सहयोगी के साथ कि इस तरह के नर्सिंग कॉलेजेस जिसको लेकर मध्य प्रदेश में जो पूरी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक फ्लैट में
अभी तक यहाँ से 4 या 5 बैच निकल चुके हैं जो अलग अलग अस्पतालों में काम कर रहे होंगे। तो आप सोचिए, फ्लैट में हमने घंटी बजाई लेकिन यहाँ कोई है नहीं, लेकिन हमें बताया गया कि अंदर एक कमरा है, 2 छोटे छोटे कमरे हैं और यहाँ से 4 बैच पढ़कर निकल चुके हैं। एक जो बैच है, चूँकि अब CBI जांच कर रही है, तो 2020 में आखिरी बैच था। ये यहाँ का नोटिस बोर्ड है अलग अलग 2017-18 के। और आपको जानकर हैरत होगी कि ये कॉलेज उस शख्स का है जिस पर मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का जिम्मा था, यानी जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन थे, यानी जो नियम बना रहे थे। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस बताता है कैसे वही इन नियमों को धता बता रहे थे। न कॉलेज की कायदे की बिल्डिंग, न लैब, न अस्पताल, न ट्रेनिंग। ज़रा सोचिए यहाँ से पढ़े लिखे नर्स क्या काम करते होंगे, क्योंकि सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस से 4 बैच पढ़कर निकल चुके हैं। कॉलेज की सफाई भी इस मामले में सुनिए। क्लासेस यहीं लगती हैं दाता कॉलोनी में? हाँ, क्लासेस यही लगती हैं और 20 के बच्चे, आपको पता है 3 साल से एग्जाम दिया नहीं है उनने। हाँ, तो वो सारे के सारे घर पे रह के स्टडी कर रहे हैं। असल में वो भी कितना स्टडी करेंगे एक्चुअल में, वो 3 साल से एक ही स्टडी करे जा रहे हैं। हॉस्पिटल वहाँ पे नहीं है। हॉस्पिटल एक्चुअल में एफिलिएटेड था हमारा 2020 के बैच के लिए। हाँ। GK हॉस्पिटल, अच्छा, एलन वाला, ओके। वो 2020 के लिए एफिलिएटेड था असल में। 3 साल से मामला पड़ा ही है ना, आप देख ही रहे हैं। 3 साल से मतलब 4थी साल लग जाएगी अगर आप देखेंगे उस सेशन के हिसाब से। अगर INC की एडमिशन डेट देखेंगे तो ये आपके अक्टूबर में उधर फिर 4थी साल शुरू हो जाएगी उनको देखा जाए तो सेशन। कॉलेज 15-16 से रनिंग है असल में, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2015-16 है। तो 2-3 बैचेस तो निकल गए होंगे कम से कम? कंप्लीट है, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, 20 का बैच है हमारे पास सिर्फ। थोड़ी दूर पर करौंद इलाके में पता लगा कि KA नर्सिंग कॉलेज है। हम ढूंढने निकले, बहुत खोजा, लेकिन कॉलेज शायद गायब हो गया था। जबलपुर का सिल्वर ओक नर्सिंग कॉलेज तो गैराज का पता बता रहा है। नियम कहते हैं BSc नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए संस्था के पास कम से कम 100 बिस्तरों का अस्पताल या उसे संबद्धता होना ज़रूरी है। 60 छात्रों वाले कॉलेज के पास 3200 वर्ग फीट का अकादमिक भवन होना चाहिए। 21,100 वर्ग फीट का हॉस्टल ब्लॉक होना चाहिए, जिसमें 30% छात्रों के लिए आवासीय सुविधा अनिवार्य है। शिक्षकों और छात्रों का अनुपात 1/10 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा दुनिया में जब स्वास्थ्य के मामले में आपदा थी, मध्य प्रदेश में अवसर ढूंढे गए। यही वजह थी कि 2019-20 में 450 नर्सिंग कॉलेजों को राज्य में मान्यता मिली, तो 2020-21 में 670 नर्सिंग कॉलेज खुल गए। लेकिन जब कोरोना काल में इन कागजी कॉलेजों से बेड अस्पताल मांगे गए तो 34 कॉलेजों ने खुद कह दिया कि उनकी मान्यता निरस्त की जाए। इसके बाद कॉलेजों की संख्या भी गिरती गई। 2021-22 में 591, तो 2022-23 में प्रदेश में 491 नर्सिंग कॉलेजों ने मान्यता मांगी। आज राज्य में 695 नर्सिंग कॉलेज हैं, जिसमें सिर्फ 25 सरकारी हैं, जबकि 670 निजी। सवाल ये है कि कॉलेज बनने के बाद स्थानीय प्रशासन से लेकर नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी सब निरीक्षण, परीक्षण और सत्यापन करते हैं। ऐसे में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ तो कैसे? मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। हालात ये है कि जिन छात्रों को अब तक डिग्री मिल जानी चाहिए, वो पहले साल की परीक्षा का ही इंतजार कर रहे हैं। यहाँ सिटी में रह के किराए के रूम पे रहते हैं और लोन लेके वो फीस भरते हैं, उसके बाद भी एग्ज़ाम नहीं होते तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और ये 4 साल की डिग्री रहती है, लेकिन यहाँ पे अभी हमको 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हो पाया। समय से फर्स्ट और सेकेंड ईयर का प्रमोशन करे और थर्ड ईयर का एग्ज़ाम जितना जल्द हो सके उतना जल्द ले सके। सरकार अपनी हर कोई काम कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है ये बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि जो सरकार स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जब सरकार जो सोच रही है जो स्टूडेंट को जो बुला कर रखे, भांजा भांजियों कह करके बुला कर रखे, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। क्योंकि हम लोग जिस अभी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हम लोग का परिवार इतना स्ट्रगल नहीं है जो हम लोग 10 साल तक वेटिंग करें, 5 साल तक वेटिंग करें। हम लोग का भविष्य दांव पे लगा है, हम लोग अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं ना, तो हम बस शिवराज मामा से बस इतनी अपील करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें और बस एग्ज़ाम डिक्लेयर करा दें और एग्ज़ाम करा दें हम लोगों के। 3-4 महीने और चलेगी, उन्होंने ये अभी आदेश दिया है 27 तारीख को सर, लेकिन ये गलत है ना। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, कम से कम उनके लिए तो परीक्षाएं आयोजित करानी जानी चाहिए। लाखों छात्र परेशान हैं, इनकी परेशानी परेशान करने वाली है। पिछले 3 साल से ये एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी परीक्षा नहीं हुई। इन सवालों को लेकर सरकार में हमने चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से जवाब मांगा, लेकिन सबके पास एक ही जवाब, मामला कोर्ट में है। लगातार हमारा प्रयास चल रहा है। हम लोगों ने 52% HR हमने बढ़ाया है,
चाहे डॉक्टर हों उसमें, चाहे नर्स हों उसमें हमारी, चाहे हमारी एएनएम बहन हो, चाहे हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हो। नहीं, नर्सिंग कॉलेजों को लेकर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसको लेकर कोर्ट में जो चल रहा है, तो कोर्ट का उस मामले में कुछ कहना उचित नहीं। थैंक यू। माननीय न्यायालय में क्योंकि ये प्रकरण है, इसलिए इस विषय पर अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। ये विषय अभी न्यायालय की परिधि में है। लेकिन आप बच्चों के साथ न्याय होने देंगे? हम तो बिल्कुल न्याय, हम भी न्याय, कोई बात ही नहीं है। मुख्य मुद्दा ये है कि अभी न्यायालय में प्रकरण है, तो इस विषय में कुछ बोलना उचित नहीं। गड़बड़ी सिर्फ बिल्डिंग में नहीं है। जेम्स थॉमस भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के 10 कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। कहीं प्रिंसिपल हैं तो कहीं एसोसिएट प्रोफेसर। लीना कहीं सिर्फ लीना है तो कहीं कुमारी लीना, ये 18 जगह पढ़ा रही हैं, वो भी प्रिंसिपल, कहीं वाइस प्रिंसिपल तो कहीं प्रोफेसर। विष्णु कुमार स्वर्णकार मंडला, भोपाल, रायसेन जैसे जिलों के 15 कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे 1-2 नहीं 600 से ज्यादा शिक्षकों के नाम हैं जिनके माइग्रेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर को कई तरीकों से बदलकर 1 से ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। मामला कोर्ट में है, कहने से काम नहीं चलेगा। सवाल ये है, जिन लोगों ने मान्यता दी उन पर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? कॉलेज संचालकों पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? नर्सिंग जैसे कोर्स को किराए के भवन में चलाने की अनुमति क्यों दी गई और जिसने दी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिन कॉलेजों की मान्यता खत्म हुई वहां के छात्रों को कहीं और ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया? फर्जी फैकल्टी पर अभी तक कोई एफआईआर क्यों नहीं की गई? जरा सोचिए, मध्य प्रदेश में 2 लाख से 2.5 लाख खर्च करके बच्चे नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या ऐसी जगहों से नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों से आप अपनी तीमारदारी करवाएंगे जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान एक ड्रिप तक नहीं चढ़ाई? ये मजाक नहीं, आपराधिक लापरवाही है जिसकी शुरुआत ऐसे सरकारी दफ्तरों से ही होती है। मध्य प्रदेश में अपने सहयोगी रिजवान खान, संजीव चौधरी और अमृतांशी जोशी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो ये जो आपने देखा, ये तो मध्य प्रदेश में आपदा की स्थिति है। आप सोचिए, आप कैसे भरोसा करेंगे? किस तरीके के हॉस्पिटल्स हैं, किस तरीके के कॉलेजेस हैं, उसकी सच्चाई आपने देख ली। दुर्भाग्यवश ये सारी चीजें कभी चुनावी मुद्दा बनती ही नहीं, कुछ और ही मुद्दे बन जाते हैं। एक आपदा और है, सिक्किम में झील फटने से मरने वालों की तादाद 40 के पार चली गई। कम से कम 22 शव बंगाल के हिस्से से बरामद किए गए। इसमें 7 सेना के जवानों के शव भी हैं। 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। फंसे हुए सैलानियों को निकालने की भी कोशिश जारी, लेकिन सिक्किम पूरी तरीके से कट गया है। सड़क बह चुकी है। ग्राउंड जीरो पर हर तरफ तबाही का मंजर है। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता और जीडी शंकर की ये रिपोर्ट। बाढ़ आने के कारण कई सारे मिलिट्री व्हीकल्स कैंप में जो थे पानी के नीचे आ गए, पानी में दब गए, जो मलबा है उसमें दब गए। और आप देख सकते हैं वहाँ पे तीस्ता नदी का फ्लो अभी तो काफ़ी नीचे है, लेकिन आप देखिए पानी कहाँ तक आ गया था। इन मिलिट्री गाड़ियों के बिल्कुल ऊपर तक पानी आ गया था और इसी के कारण यहाँ पे कई सारी आर्मी पर्सनल जो है अभी भी मिसिंग है। सर्च ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। रांगपो में बस 8-9 फुट कीचड़ और मलबा बचा है। यहाँ पे आपको हम दिखाना चाहते हैं, ये है रांगपो टाउन। यहाँ आप देखिए जो जायंट सीमेंट मिक्सर है या क्रेन है या अर्थ मूवर है जो यहाँ पे रखा गया था कुछ काम के लिए, वो पूरी तरीके से मलबे के नीचे चला गया है। और ये जगह चलने वाला जगह था, यहाँ पे लोग रहते थे, लेकिन अब देखिए इतना मलबा यहाँ पे पानी के वजह से आ गया कि सब कुछ मलबे के नीचे दब चुके हैं। हमारे साथ एक यहाँ पे है जो यहाँ का निवासी है। आप यहाँ पे काम कर रहे थे, आप वो बताएंगे हमको आपने क्या देखा, ऐसे क्या था यहाँ पे, अब क्या है? सर यहाँ तो काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सारे घर थे, वो तो अभी नहीं है, पानी में सब बह गया। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग तबाही वाले इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछली सरकारों ने घटिया क्वालिटी के जो डैम बनाए, ये उसका नतीजा है। बहुत डैमेज हुआ है। इट्स मेजर डैमेज हुआ है। नॉर्थ सिक्किम के डैमेज कितना हुआ है नहीं देख पाए, क्योंकि नॉर्थ सिक्किम हम लोग जा नहीं पाए, क्योंकि कनेक्टिविटी पूरा कट ऑफ है वहाँ पर। पहले हमारा प्रायोरिटी है जितना भी फंसे हुए वहाँ पर टूरिस्ट है, 3000 से ज़्यादा टूरिस्ट, उनको हम लोग पहले निकालेंगे। प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो डैम चुंगथांग में टिस्टा स्टेट थॉट का जो डैम बना वो पूरा डैमेज हो गया, पूरा बर्बाद, वॉश आउट हुआ। उत्तर बंगाल में भी बड़ा बचाव अभियान चल रहा है। कई शव बहकर इधर चले आए हैं। यहाँ तक कि भारतीय सेना के विस्फोटक भी बह गए।
बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक मोटार बहकर चला आया, जिसको छूने से हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। सेना ने पहाड़ों पर बचाव में लगने वाले अपने विशेषज्ञ तैनात किए हैं। हादसे में मारे जाने वालों या घायलों की तलाश में ट्रैकर डॉग और पोर्टेबल रडार भी लगे हुए हैं। सबसे खतरनाक हादसा यहाँ पे हुआ है। बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल अभी भी यहाँ पे मिसिंग है और उसी का सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। सिंगताम के पास बरदंग मिलिट्री कैंप, सिक्किम में। सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया। और सिक्किम में आई भयंकर आपदा से निपटने की चुनौती बड़ी हो रही है। त्रासदी में इतने घंटों बाद भी सैकड़ों लोग लापता हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है, और सवाल यह है कि क्या आपदा प्रभावित इलाकों में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, यानी कि एक ऐसा यंत्र जिससे पता लग सके कि तबाही आ रही है ताकि जल्दी से कार्रवाई हो, यह काम कर भी रहा था या नहीं? क्या अपनी जगह में था भी या नहीं? क्या सेना की यूनिट को इस आपदा के अंदेशे के बारे में बताया गया था या नहीं? सिक्किम में ग्लेशियल आउटबर्स्ट के बाद आई त्रासदी को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, जिनमें सेना के जवान भी हैं। जाहिर है किसी को अंदेशा नहीं था तीस्ता कभी ऐसा भयावह रूप भी ले सकती है। जबकि इस साल 29 मार्च को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में जल संसाधन मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने आगाह किया था कि सिक्किम में कुल छोटे बड़े 694 ग्लेशियर लेक्स हैं, लेकिन आपदा के दृष्टिकोण से संवेदनशील इस राज्य में केवल 8 फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन सेटअप किए गए हैं। संसदीय समिति ने कहा था कि हिमालय कराकोरम क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में 0.5 डिग्री सेल्सियस तेज गति से गर्म हो रहा है। इससे ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार बढ़ने से इस क्षेत्र में आपदाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। संसदीय समिति ने आगाह किया था कि सिक्किम के साथ साथ पूरे हिमालयन क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में ग्लेशियर्स और ग्लेशियर लेक्स की मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस इलाके में पर्याप्त संख्या में वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन और फ्लड फोरकास्ट स्टेशंस नहीं हैं। समिति ने सिफारिश की थी कि इस पूरे क्षेत्र में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जल्दी से जल्दी ज्यादा संख्या में सेटअप करना बेहद जरूरी है। इससे 10 साल पहले इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने भी एक शोध पत्र में सिक्किम में साउथ लोनाक लेक के आउटबर्स्ट का खतरा जताया था। अब सिक्किम के मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिकों की इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए शुक्रवार को कहा, पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं की। प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो डैम चुंगथांग में टिस्टा स्टेट थॉट का जो डैम बना वो पूरा डैमेज हो गया, बर्बाद वॉश आउट हुआ। उसके कारण जो भी नीचे बेल्ट में जो डिजास्टर उसके कारण है। फिलहाल इन सवालों के बीच आपदा का खतरा अभी सिक्किम पर टला नहीं है। सिक्किम गवर्नमेंट ने और एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का चेतावनी जारी किया है और इसके लिए अब सिक्किम गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है जो नॉर्दर्न सिक्किम का इलाका है, लाचुंग और लाचेन का, जहाँ पे कि जो सैलानी फंसे हुए हैं और उनके साथ वहाँ पे गांव के भी लोग हैं, इनको बाहर निकालना, क्योंकि फिर से अगर इस तरह की तबाही हुई तो फिर जो क्षति होगी वो इससे भी ज़्यादा हो सकती है। संसदीय समिति ने भी एक रिपोर्ट संसद में दी थी कि जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। इसके बारे में आप इन असेसमेंट्स को, इस थ्रेट को कैसे देखते हैं? देखिए, जो क्लाइमेट चेंज जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसके वजह से टेम्परेचर राइज होता है और टेम्परेचर राइज होने से जो ग्लेशियर्स है वो मेल्टिंग होता है, यानी रिट्रीट भी करते हैं। इसलिए कभी भी इसका एक डेंजरस सिचुएशन डेवलप हो सकता है। सिक्किम में भयंकर त्रासदी एक बड़ी चेतावनी है। इस बार अगर सीख नहीं ली गई और ग्लेशियर लेक्स की मॉनिटरिंग नहीं बढ़ाई गई तो ये त्रासदी भविष्य में और बड़ी हो सकती है। गुवाहाटी से रत्नदीप और दिल्ली से राकेश सिंह और सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। हम आपदा और त्रासदी की बात कर रहे हैं। एक ऐसी आपदा और त्रासदी होते होते बच गई। पुणे संभाग में चिंचवाड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने रेलवे की पटरियों पर इतने मोटे मोटे पत्थर
जानबूझकर रखे हैं, जिस तरीके से रखे हैं उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसे नहीं है कि छिटक के आ गए। और ये पत्थर, ये ट्रैक के किनारे वाले पत्थर भी नहीं है, ये कोई ले करके आया है। क्या करना चाहते हैं असामाजिक तत्व? ये क्यों किया उन्होंने? इससे हादसा हो सकता था। रेलवे को तो, ट्रेन को जो क्षति पहुंचेगी वो पहुंचेगी, कितने लोगों को चोट लग सकती थी। घटना आज शाम 4 बजे की। मध्य रेलवे के मुताबिक सिविल इंजीनियरिंग विभाग के रेलवे कर्मचारी नियमित ट्रैक रखरखाव पर नजर रखे हुए थे। तभी कर्मचारियों ने देखा कि अप लाइन ट्रैक पर बड़े बड़े बोल्डर रखे हुए, उसे तुरंत हटाया गया। राहत की बात यह है कि कोई ट्रेन इस दौरान यहां से नहीं गुजरी। अब इस मामले की जांच आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस द्वारा की जा रही है। अब 2 अक्टूबर को भी इस तरह का मामला सामने आया था। उदयपुर से जयपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस हादसा का शिकार होते होते बची। यह हादसा ट्रेन के पायलट की सूझबूझ से टला। जब ट्रेन के पायलट की नजर पटरियों पर रखे पत्थर और लोहे की क्लिप पर पड़ी तो उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। इस मामले की जांच भी कराई जा रही है कि यह कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। मध्य रेलवे के पुणे डिवीजन में आज एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। दरअसल पिंपरी और आकुर्डी स्टेशन के बीच में कुछ शरारती तत्वों ने रेलवे पटरी पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे। अगर वो समय रहते रेलवे के कर्मचारियों की नज़र में नहीं आता तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन जो पुणे लोनावाला डाउन लाइन की लोकल थी, उसके गार्ड ने उसे देख लिया और देखने के बाद उसने तुरंत चिंचवड़ के जो स्टेशन मास्टर हैं उनको सूचित किया और चिंचवड़ के स्टेशन मास्टर ने फिर तुरंत निगरानी दस्ता वहाँ पर भेजकर कर्मचारियों ने उस पत्थर को वहाँ से हटा दिया। और उसके बाद जो है कि 2 गाड़ियाँ जो जाने वाली थी उनको सूचित किया गया और वो बड़ी सावधानी और सतर्कता से 2 गाड़ियाँ उसमें से आगे जा पाई। एक नगरकोइल सीएसटीएम थी और दूसरी थी कोल्हापुर सीएसटीएम कोयना एक्सप्रेस थी। सुरक्षित तौर पर दोनों गाड़ियां वहां से गुजर गई। लेकिन जिस तरह का ये शरारत की गई थी, जिस तरह की कोशिश की गई थी, साफ बता रही थी कि इसके पीछे की मंशा ठीक नहीं थी और कोई चाह रहा था जो कि रेल दुर्घटना वहां पर हो। और ये बहुत ही गंभीरता से रेलवे ने लिया है। अब इस पूरे मामले की जांच जो है जीआरपी और आरपीएफ को दी गई है और इसी तरह के हादसे की करने की कोशिश, इसी तरह की शरारत बीच में हमने देखा कि वंदे भारत एक्सप्रेस के समय पर भी करने की कोशिश की गई थी। ठीक वैसा ही मामला उभर कर सामने आया है। इसीलिए रेलवे ने इसे जांच का आदेश दिया है और उसमें पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। एफआईआर दर्ज की जाएगी और फिर जो भी इसके पीछे होगा उसको खोजा जाएगा और उसे पकड़कर उसे सज़ा दिलाने की कोशिश होगी। लेकिन इस घटना ने जिसने भी शरारत की है उसने एक तरह से चिंता घर कर गई है कि इस तरह से अगर रेलवे पटरी पर ऐसी शरारत की जाएगी तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बहरहाल इस बार रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता से ये दुर्घटना होते होते बच गई है। लेकिन जो मामला बहुत ही संगीन है, लिहाजा अब आरपीएफ और जीआरपी इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। आइए अब बात करते हैं राजस्थान की। यहां तो एक बड़ी विचित्र चीज हो गई। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और पोस्टरों के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने अगस्त महीने में नहीं एक कैंपेन शुरू किया जिसको कहा गया था कि ये राजस्थान ये चीज नहीं सहेगा। ये एक अभियान था जिसको लॉन्च किया गया। उसके तहत जगह जगह पोस्टर लगाए गए। कुछ दिन पहले अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए किसानों से जुड़ा एक पोस्टर जारी किया था और अब वो पोस्टर विवादों में है। वो इसलिए क्योंकि उस पोस्टर में यह बताया गया कि किसान जमीन बेचने पर मजबूर हो गया। अब जिस किसान की फोटो लगा दी वो किसान अब उठ खड़ा हुआ है। उसने कहा है कि आप खामखा मेरी जमीन बेच दिए दे रहे हैं, मेरी जमीन तो मेरे पास ही है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये पोस्टर बीजेपी ने जगह जगह लगाए हैं। पोस्टर पर लिखा है 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम, नहीं सहेगा राजस्थान। लेकिन अब ये पोस्टर विवादों में है। वजह है इस पोस्टर पर एक किसान का लगा फोटो। जैसलमेर के एक किसान का दावा है कि उस पोस्टर में लगा फोटो उसका है, जो कि बिना इजाजत के बीजेपी ने इस्तेमाल किया। किसान ने यह भी कहा है कि उस पर ना तो कोई कर्ज है और ना ही उसकी जमीन नीलाम हुई है। जगह जगह मेरे पोस्टर लगाए, जयपुर में लगा दिया, रामदेवरा और पोखरण में लगा दिया, नागौर में भी लगा दिया। क्यों लगाया है मेरा फोटो?
खेती बाड़ी करके मैं अपना परिवार चलाता हूँ। कोई कर्ज नहीं है, सिर्फ केसीसी लोन है जिसकी किस्त भी भरी हुई है। मेरे पास 200 बीघा जमीन है। किसान के परिवार वालों का कहना है कि वो 200 बीघा जमीन के मालिक हैं। उन्होंने बीजेपी पर मानहानि का केस करने की बात कह दी है। कार्रवाई आई है पूरे राजस्थान में। भाजपा ने जो पोस्टर लगाए, इसे हम चाहते हैं कि हटाया जाए। बिना इजाजत मेरे पिता के फोटो का उपयोग हुआ है। हम तो किसान मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं। मेरे पिताजी की उम्र 60 से 65 साल के ऊपर है। राजनीतिक पार्टियां उनके फोटो पर जो राजनीति कर रही है उसे हम हटाना चाहते हैं। हमारी ज़मीन ना तो नीलाम हुई, ना ही कोई कर्ज है। केसीसी भी समय पर भरते हैं। पूरा राजस्थान में हमारे फोटो का पोस्टर लगा है। पार्टियां राजनीति कर रही हैं, लेकिन हमें इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। किसान के परिजनों की मांग है कि बीजेपी जल्द से जल्द बैनर से उनकी तस्वीरें हटाए। इस वजह से समाज में उनकी बदनामी हो रही है। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर इस तरह किसान की तस्वीर इस्तेमाल करने पर सवाल उठाए हैं। ना तो उनके पास इन पर किसी का कर्जा है, ना बैंक का कोई कर्जा है, ना उनकी जमीन नीलाम हुई है और ना किसी तरह की जानकारी उन्हें उनका फोटो लेकर उनके फोटो का गलत तरीके से प्रचार किया गया है। और निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा झूठ बोलती है और झूठ बोलने की उनकी आदत है। यहाँ एक और झूठ उनका खुल गया है, जिससे लगता है कि हमेशा झूठ बोल के वो राज करना चाहते हैं। चुनाव के वक्त आजकल कई पोस्टर बैनरों में लोगों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है। सियासी दलों को इस बारे में कम से कम उन्हें जरूर जानकारी देनी चाहिए जिनकी तस्वीर लगाई जा रही है। जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत हुई है और उसका सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तक 55 मरीजों की मौत हो चुकी है। 48 घंटे में 31 मरीजों की मौत के बाद सरकार द्वारा गठित की गई जांच समिति की रिपोर्ट 5 दिनों के बाद भी सरकार के पास नहीं पहुंची। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने नांदेड़ घटना पर सुओ मोटो यानी कि स्वतः कार्रवाई और उस पर सुनवाई में सरकार को फटकार लगाते हुए 2 हफ्ते यानी कि 2 सप्ताह में हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। वहीं पर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। नांदेड़ के शंकर और चौहान मेडिकल कॉलेज में बीते 5 दिनों में 55 मरीजों की मौत हो चुकी है। यहां की बदहाली की ढेर सारी तस्वीरें सामने आने के बाद बनी समिति की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार इस मामले में संजीदा नहीं है। मरीजों की मौत के लिए राज्य सरकार का भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। उद्धव ठाकरे ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। असलियत तो यही है कि खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। अब तो जो न्यूज आई है, विदाउट टेंडर वो दवाइयाँ खरीदने जा रहे हैं। मंत्री तो कहते हैं कि हर जगह अभी दवाइयाँ हैं, दवाइयों की कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है जिसकी असलियत जो है आपके माध्यम से सब पूरी दुनिया देख रही है। चंद्रपुर हो या कहीं भी हो, कोई पेशेंट जाता है तो उनको वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती, उनको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है और बाहर से जाकर खरीद करके लाओ। तो ये सारा मामला देखने के बाद इनके पास कोई संवेदना नहीं रही है और इनको कोई भी सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। सारे लोगों ने, एक तो मैं कहता हूँ सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए, अगर नहीं तो दोनों जो आरोग्य मंत्री है उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। हाईकोर्ट ने और ये जो सब कुछ हुआ है तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने घटना के बाद सुमोटो सुनवाई करते हुए सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने सरकार से पिछले 6 महीने में अस्पतालों में दवाओं की मांग और आपूर्ति की जानकारी मांगी है। 2 हफ्तों के भीतर हलफनामा दायर करने के भी आदेश दिए हैं। नांदेड़ सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत मामले में राज्य सरकार ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अदालत जो है कहीं संतुष्ट नहीं दिखी। चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने लंबी सुनवाई के बाद आदेश दिया कि जो दोनों संबंधित विभाग हैं, मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग्स और पब्लिक हेल्थ, दोनों हलफनामा दायर करें और उसमें ये बताएं कि पिछले 6 महीने में उन्होंने जो रिक्त पद हैं उनके भरने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई है और साथ ही दवाइयों और उपकरणों की जो मांग है उसकी आपूर्ति के लिए क्या किया है। दोनों को 2 सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दायर करना है और फिर अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की गई है। दवाओं की खरीदी भी सवालों के घेरे में है। टेंडर प्रक्रिया में होने वाली देरी को टालने के लिए सरकार ने नया प्राधिकरण बनाया है।
लेकिन अब तक प्राधिकरण दवाओं की खरीदी के लिए रेट कार्ड तक तैयार नहीं कर सका है। शिंदे सरकार को न केवल दवाओं की आपूर्ति बल्कि अस्पतालों में मनुष्य बल की कमी के मसले को भी जल्द हल करना होगा, तभी अस्पतालों के बिगड़े स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। मुंबई से सुनील सिंह और मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।